हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था, वहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। लेक्चर नंबर 2 हमें अभी हमने यही चीज़ किया था, कंटिन्यू किया था कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को। लेक्चर नंबर 3 भी हमारा इसी पे बेस्ड था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। फिर 4 हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो देखिए हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब पूरे चैप्टर में ना मैं सॉल्यूट को यहाँ पे बी रखूंगा और सॉल्वेंट को ए रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि पूरे चैप्टर में मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे बोला हुआ है कि सॉल्यूट कैसा है, तो सॉल्यूट है हमारे पास नॉन वोलाटाइल। अब जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होंगे वो जनरली क्या होंगे, सॉलिड होंगे। जनरली नहीं, सॉलिड ही होगा। कौन कौन से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो सकते हैं? तो यूरिया, हम इस चैप्टर में हम लोग यूरिया ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, सुक्रोज ले सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है, मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट कर रखा है। सॉल्वेंट में क्या हो सकता है, तो H2O हो सकता है, या फिर CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, C6H6 हो सकता है, C6H5OH हो सकता है। इस तरीके के हमारे पास क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होता, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट होता, हम लोग इसको क्या करते, क्लोज कंटेनर में अगर हम हीट करते तो क्या होता है, यहाँ पे एक वेपर जनरेट होता। अब अगर यहाँ पे प्योर हमारे पास सॉल्वेंट है, मतलब केवल ए है, ठीक है, खाली ए है यहाँ पे सारे जगह पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम यहाँ पे टर्म कर रहे हैं कि PA और P0A बोलेंगे हम लोग। P0A मतलब क्या हो गया कि प्रेशर ऑफ प्योर, लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर को मैं क्या बोलूँगा, तो P0A बोलूँगा। अच्छा, अगर मैंने इसमें इम्प्योरिटी मिला दिया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्योरिटी मिला दिया। कि कैसे इम्प्योरिटी है, तो नॉन वोलाटाइल है, क्लोज कंटेनर है ये। तो देखोगे कि यहाँ पे ए होंगे, ए के मॉलिक्यूल होंगे, और बीच बीच में क्या होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। समझ लो कि यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया ना सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट कैसा है हमारे पास, कौन सा है, बी है। तो यहाँ पे हर जगह पे अब कुछ जगह पे बी भी आएगा। पहले केवल ए था सरफेस पे, अब यहाँ पे क्या है, बी भी है। तो बी क्या करेगा, बी जो है वो सरफेस को क्या करेगा, जगह छेक लेगा। किसके लिए जगह छेकेगा, तो सॉल्यूट के लिए। अब सॉल्यूट जो है ना, जितना वेपर बना रहे थे उतना वेपर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जगह छेक लिया और ये तो ऊपर जाएंगे नहीं। बी जो है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, तो ये तो वेपर बनेगा नहीं, तो ये बेकार का यहाँ पे क्या कर रहा है, जगह छेक रहा है। अब पूरे जगह से अगर मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते तो कुछ जो है ना ऑक्यूपाई हो गया है। किसकी वजह से, तो सॉल्यूट की वजह से। तो अब मान लीजिए कि 20 जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो गया है, तो अब कितने वेपर बनाएंगे, 80। 100 पहले बना रहा था, 20 जो है जगह छिक गया है, तो कितना अब जाएगा, 80। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे PA। ए की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होगा, क्योंकि बी तो नॉन वोलाटाइल है, बी तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है प्रेशर में, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर आया वो क्या है, PA। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, P0 ऑफ A जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, P ऑफ A से। किस केस में ऐसा होगा, बताइए किस केस में ऐसा होगा, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो। वोलाटाइल सॉल्यूट होगा तो कहानी कुछ और होगी, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा हो जाए या हो सकता है वहाँ पे कम हो, लेकिन इतना कम ना हो। क्लियर? तो जब हम लोग उसकी बात करेंगे तब हम लोग देखेंगे उस बात को। फिलहाल तो हमारे पास है कि अगर ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो P0 ऑफ A जो होगा वो ग्रेटर देन होगा P ऑफ A से। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, यहाँ तक बात समझने के बाद अब हमसे कोई पूछता है कि बताइए कि P ऑफ A कितना होगा, तो हमको पता है कि रॉल्ट्स लॉ ने अभी क्या बताया था हम लोग को कि P ऑफ A अभी अभी हमने ये चीज़ पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि P ऑफ A जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A से। तो हमने यहाँ पे देखा था कि P ऑफ A जो होता है इज इक्वल टू P0 ऑफ A इंटू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। यही बात हमने देखा था। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये बात कहाँ से आया, तो हम बोल देते हैं कि रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ ने बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू इच कंपोनेंट या इच वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है, इच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट।
यही देखा था हमने रॉल्स लॉ से, ठीक है। और इसी चीज को हमने यहाँ पे सिंबॉलिक मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया कि P ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P नॉट X ऑफ A, X क्या है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में भी ये सब चीज आपने पढ़ा है। अच्छा, खैर यहाँ तक हमको बात समझ में आई कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए। क्लियर? अच्छा, अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये P ऑफ A क्या है। P ऑफ A है कि प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, ठीक है। और P नॉट ऑफ A क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ प्योर A, ठीक है। और एक्स ए क्या है, तो आपको लिख लिया ये हमने कि मोल फ्रैक्शन होता है। अब देखो, अगर आप ये चीज लिख सकते हो कि P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A और एक्स ए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P ऑफ A इज इक्वल टू हो सकता है कि P नॉट ऑफ A और एक्स ए का मतलब होता है 1 माइनस एक्स बी। समझ में आता है ये चीज कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन जो है, मतलब टोटल दोनों का एडिशन कितना होगा, 1 होगा। तो क्या आप एक्स ए की जगह पे ये चीज लिख सकते थे 1 माइनस एक्स बी, तो यही चीज मैंने यहाँ पे पुट किया। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ A इंटू एक्स बी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा देखना, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लिख सकते हैं कि P नॉट ऑफ A एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ A। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इस तरीके से कि x ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, तो P नॉट ऑफ A माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ A। और ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या है, ये है प्रेशर में लोअरिंग, तो हम बोल देते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके बारे में बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर के बदले बोल रहा हूँ, बस ये न्यूमरेटर के बदले मैंने क्या बोला कि इसको हम बोल सकते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ रहे हो, लोअरिंग मतलब क्या हो गया कि पहले जो प्योर कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर कुछ था, अब हम जब मिक्स कर दिए उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तब प्रेशर कुछ और है, तो कितना कम हो गया उसको हम बोलते हैं लोअरिंग। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PRESSUR, ओके। और अगर मैंने उसके एक्चुअल वाले से डिवाइड कर दिया, मतलब प्योर वाले से डिवाइड कर दिया, तो अब ये पूरा टर्म क्या बन गया है, ये पूरा टर्म बन गया है रिलेटिव लोअरिंग। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। समझ में आता है ये चीज? रिलेटिव लोअरिंग क्या हो गया, जब आप उसको डिवाइड कर दो किससे, प्योर वाले पार्ट से। अच्छा, लोअरिंग क्या हो गया, जब आप खाली देख लीजिए कि कितना लोअर हुआ है, कितना कम हुआ है, उसको बोलते हैं लोअरिंग। तो ये बात समझ में आ गई। और हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज व्हाट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल पे बात चल जा रही है। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे। यहां कहीं पे लिखूं कि मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे। और जो भी चीज नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, समझ लो, नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप, कि नंबर ऑफ मोल पे निकालते हो, तो उसमें कहीं पे नेचर वाली बात आती है क्या, नहीं, नेचर वाली बात नहीं आती। तो जो भी चीजें जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहीं से हमारा यहाँ पे जन्म हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो समझ में आ गया आपको, क्या बोलेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, तो जो हमने बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि डो नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता हो, नंबर पे डिपेंड करता है। किस चीज का नंबर, सॉल्यूट का नंबर पे।
सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपके पास कोई एग्जांपल है? हाँ जी, अभी अभी हमने देखा था क्या चीज, कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो एक्स ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्लियर है? तो ये बात हमको समझ में आई। चलिए अब इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ Hg। प्योर वाटर का अगर दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ऑफ ए दिया हुआ है अपने को कितना, 60 mm ऑफ Hg। समझ लो ना, प्योर है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या बोलता है, एट सम टेम्परेचर, ठीक है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर आपको क्या किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए, कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर। ओके, पहले मुझे बताइए कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वजह से होगा। सॉल्यूट कौन है अपने पास, बी, तो सॉल्यूट कैसा है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल, तो ये क्या कोई प्रेशर बनाएगा, जवाब है नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस 0 लिखेंगे और यही हो जाएगा अपना क्या, पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, मतलब पी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, पी ऑफ ए होगा। पी ऑफ ए ही क्या है, पी ऑफ सॉल्यूशन है। किस केस में ऐसा बात हो रहा है, जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर वोलेटाइल होता तो उसकी वजह से भी होता, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे के टाइम पे। अभी तो हमारे पास फिलहाल ये है। अब बताइए मुझे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। किसका, टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या आप एन ऑफ ए बता सकते हैं, मतलब हमारे पास सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है, 72, वाटर का मास कितना होता है, मोलर मास 18, तो कितना आ गया 18, 4 जा 72। अच्छा एन ऑफ बी बता दीजिए मुझे, बी कितना दिया हुआ है, ये है 30 ग्राम यूरिया, यूरिया का मास कितना होता है, मोलर मास 60, कहीं पे लिखा था आपने, ये हो गया 0.5। चलो ठीक है, 0.5 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि एन ऑफ बी कितना लिखें, 0.5, ये कितना आ जाएगा 4.5। समझ लो 4.5 कैसे आया, 4 प्लस 0.5। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए अपने को कितना दिया हुआ है 60, ये अपने को पता नहीं है तो पी ऑफ ए लिख देते हैं यहाँ पे, और ये कितना आ गया पी नॉट ऑफ ए डैट इज 60, तो यहाँ पे 60 लिख दीजिए। डेसिमल ओवर, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, 5 से 5, 9 जा 45। अब तो आप कैलकुलेट कर लोगे, 9 6 जा कितना होता है 54, और यहाँ पे आ गया 9 पी ए और यहाँ पे आ गया 60। अब क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, मतलब 560 है तो 480 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 पी ऑफ ए, मतलब पी ऑफ ए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45 होता है, और 3 9 3 या 27, बच्चा अगेन 3 तो 9 3 या 27, हाँ 53.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये आ गया P ऑफ A, समझ में आ रहा है, ये प्रेशर ड्यू टू A, और प्रेशर ड्यू टू A जो है, A मतलब हो गया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ही का ही जो प्रेशर है वही तो है टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का। तो हम बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये होता है प्रेशर ऑफ A, और कितना आ जाएगा 53.3 mm ऑफ Hg। क्लियर है ये बात, कैसे कैसे हमने किया कैलकुलेट, चलो बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका कि मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल है। हम लोग को चिंता नहीं करनी है कि कौन सा सॉल्यूट है, ठीक है, दिया हुआ है कि भाई ऐसा सॉल्यूट है जिसका कि मोलर मास अपने को पता है। रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। समझ लो 100% से 80% में ले आए, मतलब लोअरिंग कितना हुआ है वेपर प्रेशर में, समझ लो 20% का। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि पी नॉट ऑफ ए जो था वो था 100, ठीक है, और पी ऑफ ए कितना हो गया 80 हो गया, तो क्या आप रिलेटिव लोअरिंग निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स ऑफ बी। अब मुझे बताओ कि क्या हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना था 100 माइनस 80 कितना हो गया 20, दिस इज 100, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 100, और एक्स ऑफ बी की जगह पे मैं ऐसे लिखूँ कि एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर है, क्या आप यहाँ पे 1/5 लिख सकते हैं, चलो लिखते चलो, तो 1/5। एक चीज़ देखिए 114 ग्राम ऑक्टेन दिया हुआ है, ठीक है, 114 ग्राम ऑक्टेन का मतलब क्या हो गया कि C8H अपने पास कितना आ जाएगा, ये 16 और ये 18, तो इसका मास कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 12 × 8 + 18 कितना होता है 114,
तो एन ऑफ हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो कितना आ जाएगा एन ऑफ ए, तो हम बोलेंगे 114 डिवाइडेड बाई 114 है, क्यों, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ गया 1। तो ये हमको पता है, एन ऑफ ए हमको पता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, एन ऑफ बी आपको नहीं पता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन ऑफ बी। क्या आप यहाँ से एन ऑफ बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दिस इज 5NB। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल जो है किसका, सॉल्यूट का, ये कितना है 1/4। अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो क्या गिवन मास नहीं मिल जाएगा? यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना दिया हुआ है अपने को 40, गिवन मास तो दिया ही हुआ नहीं है, कितना था वो नहीं पता, ये हमको पता है, दिस इज 1/4। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये कितना आ जाएगा, x = 10 ग्राम। 10 ग्राम अगर दोगे कौन सा सॉल्यूट जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 80% पे आ जाएगा, 100 से 80% पे आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सॉरी, वो आवाज़ थोड़ा सा खराब हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी ठीक आ रहा होगा आई थिंक। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देख रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3। प्योर वाटर की बात करिए तो हमने क्या बोलेंगे कि पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, कितने डिग्री पे है, तो 300 डिग्री, 300 केल्विन पे है। ओके, बोलता है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलल। अब देखो यहाँ पे 1 मोलल मतलब क्या हो गया, 1 मोलल का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही मतलब होता है इसका। 1 मोलल का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो 1 kg सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्वेंट कौन है अपने पास, वाटर, तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई ये कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, और डिवाइडेड बाई क्या, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो ये अपना आ जाएगा 500 और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो 500/9 ही रख लेते हैं, बाद में देखेंगे कैलकुलेट करते समय। तो ये अपने पास मिल गया नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो ये तो 1 ही है, तो हमने बोला 1। ठीक है, अब हमारे पास Na पता है, Nb पता है। अब आप मुझे बता सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ बी का मतलब है एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना। अब ये कितना दिया हुआ है, ये है 12.3, और ये तो हमको पता नहीं है, पी ऑफ ए जो है वो हमको नहीं पता है, वो हमको कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। आपको एन ऑफ बी पता है, हाँ जी पता है 1। ये कितना आ गया, तो ये आ गया 509 डिवाइडेड बाई 9। समझ में आ रहा है क्या किया, 1 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 9 किया, कितना आ जाएगा 509 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आएगा कि नहीं, यही लिखा है हमने यहाँ पे। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये कितना आएगा, देखो उसको उल्टा कर लेते हैं, ये आ गया 509, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 12.3 माइनस पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए। सो यहाँ से अब अपने को पी ऑफ ए कैलकुलेट करना आ जाएगा। कर लोगे ना कैलकुलेट? नहीं सर आप ही करो। यहाँ पे कितना आ गया पी ऑफ ए, और यहाँ आ गया 9/509। कैलकुलेट अगर किया जाए तो चलो अच्छा 12.3 इंटू 509 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 509 पी ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा 9 पी ऑफ ए। ये इधर आएगा तो क्या होगा 518 पी ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू 12.3। इसको रहने दो, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो अलग करेंगे इसको। सो अब आप लिख सकते हो, यहाँ लिखता हूँ कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12.3 इंटू 508 डिवाइडेड बाई 518। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन आंसर आता है आपका, देख लीजिए 12.08 किलो पास्कल। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, पी ए, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये क्या चीज़ होता है और क्यों हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको करवा दिया है, तो अब आप बुक से ढेर सारे क्वेश्चन इस पर आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंड उसके रिलेटेड बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे।